हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 9 के चैप्टर 2 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए। उन्होंने ध्रुवीय शक्तियों यानी जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामना किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने कब समर्पण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मई 1945 में। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसीलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, हिटलर ने किस प्रचार मंत्री के साथ बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोबल्स। हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। दूसरा है, नाज़ी-योडाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसीलिए इस पार्टी को लोग नाज़ी कहते थे। तीसरा है, अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराध और युद्ध के लिए नाज़ी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए बर्लिन में एक अदालत की स्थापना की गई। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। नाज़ी शब्द जर्मन भाषा के शब्द नाज़ियोल के आरंभिक अक्षरों को लेकर बना है। नाज़ियोल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसीलिए इस पार्टी के लोगों को नाज़ी कहा जाता था। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसीलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। अगला प्रश्न है, विश्व युद्ध खत्म होने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना कहाँ की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूरेमबर्ग में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण की स्थापना नुर्नबर्ग, जर्मनी में नाज़ी नेताओं पर युद्ध अपराधों, मानवता के विरुद्ध अपराधों और शांति के विरुद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। यह पहली बार था कि जब अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघनों के लिए राष्ट्रीय नेताओं को जवाबदेह ठहराया गया और इसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया।
अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, दूसरे विश्व युद्ध के साए में जर्मनी ने नरसंहार में यूरोप में रहने वाले कुछ खास लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। दूसरा है, जर्मनी द्वारा बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑस्विट्स जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जिनसे जहरीली गैसों से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। तीसरा है, मित्र राष्ट्र ने पराजित जर्मनी पर वैसा ही कठोर दंड थोपा जैसे पहले विश्व युद्ध के दौरान थोपा गया था। चौथा है, युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरम्बर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। दूसरे विश्व युद्ध के साए में जर्मनी ने नरसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑस्विट्स जैसे कत्लखाने बनाए गए, जहां जहरीली गैसों से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाज़ियों को ही मौत की सजा दी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नाज़ियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका मित्र राष्ट्र में कब शामिल हुए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1941 में। 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए। उन्होंने धुरी शक्तियों यानी जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामना किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से धुरी शक्तियां किन देशों को कहा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी, जापान, इटली को। धुरी शक्तियां जर्मनी, इटली और जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था। दूसरा है, फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की। तीसरा है, 1917 में जब अमेरिका मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ, जिससे मित्र राष्ट्र काफी मजबूत हुई, और 1918 में केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को घुटने पर भी मजबूर कर दिया। कूट का प्रयोग करके असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कोई भी कथन असत्य नहीं दिया हुआ है। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर युद्ध में कूद पड़ी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका कब मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1917 में।
फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अगला प्रश्न है, साम्राज्यवादी जर्मनी के पराजय और सम्राट के पद त्याग के बाद जर्मनी के संसदीय पार्टियों ने नए राजनीतिक व्यवस्था के लिए कहां पर राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाइमर। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटॉग के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, वर्साय की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह संधि मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी के साथ यूरोप में शांति स्थापना के उद्देश्य से की गई। दूसरा है, अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया। तीसरा है, जर्मनी ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। चौथा है, जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। उपर्युक्त कूट का प्रयोग करके सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधन वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी पर कितना हर्जाना डाला गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 अरब पौंड। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाइमर गणराज्य की सबसे अधिक आलोचना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्साय की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के कारण। वर्साय में हुए अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से नवंबर के अपराधी कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाइमर गणराज्य के समर्थक। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी पुरातनपंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया।
इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस समृद्ध प्रदेश पर अधिकार कर लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राइनलैंड पर। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस घटना राजनीतिक रेडिकलवादी विचार को बल मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1923 के आर्थिक संकट से। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। अगला प्रश्न है, जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग की मुख्य मांग क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोवियत संघ की सरकार बनाना। समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में भी हर्जाना भरना पड़ा। दूसरा है, जर्मनी ने 1923 में कर्ज चुकाने से इनकार करने पर फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाका रूर पर कब्जा जमा लिया। तीसरा है, जर्मन सरकार ने कर्ज से उबरने के लिए इतने बड़े पैमाने पर नोट छाप दिए कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से नीचे गिरने लगा। चौथा है, जर्मनी के इस संकट से उबरने के लिए भारत सरकार ने डोप्स योजना बनाई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उनकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में 1 जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉप्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। अगला प्रश्न है, जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डोप्स योजना किसने बनाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका ने। जर्मनी को संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉप्स योजना बनाई। इस योजना ने जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाना की शर्तों को दोबारा तय किया। अगला प्रश्न है, 1929 में आर्थिक महामंदी के समय जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या कितनी जा पहुंची? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 60 लाख। मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा।
1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1939 के मुकाबले केवल 40% रह गया। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका में। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। अगला प्रश्न है, जर्मनी ने आर्थिक मंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अमेरिका से लिए अल्पकालिक कर्ज पर आश्रित जर्मनी जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जब धाराशायी होने के बाद यह मदद भी रातों रात बंद हो गई, जिससे आर्थिक महामंदी की शुरुआत होती है। दूसरा है, इस मंदी में औद्योगिक उत्पादन 40% रह गया और मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे, जिससे बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंच गई। तीसरा है, जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग, खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनभोगी के बीच आर्थिक ने गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दी। चौथा है, इस महामंदी से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉब्स योजना बनाई। उपर्युक्त कूट का प्रयोग करके सत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही है। सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धाराशायी हो गई, तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। जर्मनी की सड़कों पर आर्थिक संकट ने लोगों ने गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग, खासतौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप होता जा रहा था। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉब्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से वाइमर संविधान की दोष का नाम लिखिए जिसने इसे क्षणभंगुर बना दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और अनुच्छेद 48। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है। इस प्रावधान की वजह से एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन हो गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी ओर अनुच्छेद 48 की वजह से, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है, हिटलर ने कब जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक समूह की सदस्यता ली? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1919 में। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। इस पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।